Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में सिचुएटेड है. इसके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मेथडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो ये वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा. यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मैं आप सबके साथ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाली हूँ. एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो पहले कानपुर यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2 मई को होने वाला था, लेकिन अब ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है एंड एग्जाम आप लोगों का 13 मई 2022 को होने वाला है. सो अभी 10 से 12 दिन आप लोगों के पास और ऐड हो चुके हैं. सो आप लोगों ने अगर अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे स्कोर के साथ. इसके साथ ही आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का अगर आप लोग पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो वहाँ पे आपके पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है. दैट इज़ पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 2 जो है ये आप लोगों का सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है एंड पेपर 1 आपका कॉमन पेपर होता है जिसमें कि रिसर्च मेथडोलॉजी से 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का पीएचडी प्रोग्राम में बहुत इजीली एडमिशन ले सकते हो. सो इसकी रिसर्च मेथडोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स. ये अपडेटेड नोट्स हैं एंड इसमें हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट किया गया है. इसके साथ हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं. एंड अगर आप लोग इनको अच्छे से फॉलो करते हो एंड इसी तरह से तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आप लोग जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में. इसके साथ ही हम आपको देते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज जिसमें हम आपको देंगे 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी. ये 1000+ एमसीक्यूज मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं. एंड ये ना सिर्फ आपके एंट्रेंस एग्जाम बल्कि आपकी इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. एंड हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये हमें फीडबैक आता है कि हमारे इसी कंटेंट से उनके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में 50 में से 30 to 40 क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ पूछे गए थे. तो आप लोग इसका इंपॉर्टेंस देख सकते हो. एंड इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599. सो स्टूडेंट्स ये आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में आपकी हेल्प करते हैं. सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. सो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस लाइज इन, यानी कि परिकल्पना की उत्पत्ति में निहित है. पहला ऑप्शन है डेटा कलेक्शन ड्यूरिंग रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के दौरान जो भी हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं वो. ठीक है. दूसरा ऑप्शन बोलता है रिजल्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर डेटा एनालिसिस, यानी कि जो डेटा का विश्लेषण हम करते हैं उसके बाद का जो परिणाम आता है क्या वो हमें ओरिजिन ऑफ हाइपोथेसिस बताता है. तीसरा ऑप्शन बोलता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो परिणाम आएगा हमारे रिसर्च का उसकी व्याख्या करना. एंड लास्ट ऑप्शन है रिचनेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि पृष्ठभूमि ज्ञान की समृद्धि. ठीक है, यानी कि जो हमें इस टॉपिक का बैकग्राउंड नॉलेज है उसके बारे में डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए. ठीक है. तो सबसे पहले हाइपोथेसिस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, अनुमान लगाना, परिकल्पना करना. ठीक है. अब हम किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए कि हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो उसका सॉल्यूशन लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग गेस करना शुरू कर देते हैं कि इस प्रॉब्लम का अगर हम ये ट्रिक लगाएंगे तो शायद हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं या फिर कोई दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास होगा. तो इस तरह से रिसर्च में भी हम लोग हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं एंड हम उस हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करने के लिए ही रिसर्च करते हैं. ठीक है. सो हाइपोथेसिस का ओरिजिन जो होता है वो होता है हमारी बैकग्राउंड नॉलेज की रिचनेस से. ठीक है. सो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडिगम. तो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है. सो निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान की विशेषताएं हैं. पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रिसर्च इज कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट. ठीक है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है
ठीक है, जो प्रतिभागी हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके दृष्टिकोण से हम लोग जो है सोशल फिनोमिना को समझते हैं एंड देन उसी से रिलेटेड रिसर्च करते हैं। दूसरा बोलता है इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स एंड गिव्स रीजन फॉर चेंजेस इन मेजर्ड सोशल फैक्ट्स। ठीक है, सो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने का ये कोशिश करता है, हमें बताता है। ठीक है, एंड जो भी सोशल फैक्ट्स होते हैं उनमें चेंज का रीज़न ये होता है। ठीक है, या चेंज का रीज़न हमें देता है। यहाँ पे आप लोग इसकी हिंदी डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो। It is conducted in real setting as the direct source of data and the researcher is the principal instrument। ठीक है, तो ये क्या करता है, इट इज कंडक्ट इन रियल सेटिंग। जो भी रियल सेटिंग होता है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ये उसके बारे में हमें बताता है, उसका ये डायरेक्ट सोर्स होता है डेटा का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ओनली विद द रिजल्ट और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये प्रोसेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि परिणामों और उत्पादों के साथ प्रतिक्रिया से संबंधित होता है, प्रक्रिया से संबंधित होता है, प्रोसेस से कंसर्न्ड होता है। ठीक है, इट ट्राइज टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री जनरलाइजेशन, यानी कि ये सार्वभौमिक संदर्भ मुक्त सामान्यीकरण स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, सो अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी लेक्चर्स अच्छे से समझे हैं तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इतने सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप लोग डायरेक्टली क्वालिटेटिव देख सकते थे एंड आंसर दे सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस में वो ट्रिक्स, वो पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैंने ट्रिक्स के रूप में आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वालिटेटिव की बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि पार्टिसिपेंट की पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, ये आता है हमेशा क्वालिटेटिव के केस में। नेक्स्ट आता है इट इज कंडक्टेड इन रियल सेटिंग एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा एंड द रिसर्चर इज द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। सो जहां पे भी रिसर्चर होता है प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, वहां पे हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। तो ये भी एक ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, नेक्स्ट आता है इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ओनली विद द रिजल्ट और प्रोडक्ट। ठीक है, सो ये सिर्फ प्रोसेस से इसका लेना देना होता है एंड इसके रिजल्ट और प्रोडक्ट पे ही फोकस करता है। ठीक है, सो ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं, दैट इज ए, सी एंड डी। सो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो ये ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दी है। जहां पे भी सिर्फ प्रोसेस से हमारा कंसर्न होगा, रिसर्चर का सिर्फ प्रोसेस से कंसर्न होगा, तो वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली स्नोबॉल की डेफिनेशन से पूछा गया है। पहला ऑप्शन है डन फॉर अ सैंपल ऑफ मोर देन 100 पीपल। सो अगर 100 लोगों से ज़्यादा लोगों का हमें सैंपल लेना है तो क्या वहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज होता है। सेकेंड ऑप्शन बोलता है डन व्हेन मेनी चॉइसेस ऑफ सैम्पलिंग आर देयर। जब नमूनाकरण के बहुत ज़्यादा विकल्प हमारे पास होते हैं तो क्या हम लोग स्नोबॉल सैम्पलिंग को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अ सैम्पलिंग टेक्निक दैट वर्क्स लाइक चेन रेफरल। ठीक है, तो ये एक ऐसा नमूना तकनीक होता है जो कि चेन रेफरल की तरह काम करता है। एंड लास्ट है नन ऑफ दी अबव। सो अगेन स्नोबॉल सैम्पलिंग की अगर हम लोग बात करें, सो इसमें भी डायरेक्टली आप लोगों को ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी आप लोग चेन रेफरल टर्म्स पढ़ोगे, ठीक है, एग्जाम में कहीं पे भी चेन रेफरल की बात देखोगे तो डायरेक्टली आप लोगों का मतलब होना चाहिए स्नोबॉल सैम्पलिंग से रिलेटेड। ठीक है, सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। इसके अलावा स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, ये एक रिक्रूटमेंट टेक्निक होती है इन विच रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू असिस्ट रिसर्चर्स इन आइडेंटिफाइंग अदर पोटेंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो एक तो ये चेन रेफरल याद रखना है, इसको हम लोग जो है ना स्नोबॉल सैम्पलिंग का दूसरा नाम ही चेन रेफरल टेक्निक होता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि स्नोबॉल सैम्पलिंग का दूसरा नाम ही चेन रेफरल सैम्पलिंग होता है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग के मैंने दो तरीके बताए थे, एक होता है प्रोबेबिलिटी, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है ये हमारे पास नॉन प्रोबेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सैम्पल्स हैव ट्रेट्स दैट आर रेयर टू फाइंड। तो सैम्पल्स में कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दिस इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स प्रोवाइड रेफरल टू रिक्रूट सैम्पल्स रिक्वायर्ड फॉर अ रिसर्च स्टडी। ठीक है, एंड सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक जो होती है, इसमें हमेशा हम लोग प्राइमरी डेटा सोर्स को यूज़ करते हैं। सो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा सोर्सेज होते हैं जैसे कि हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, ठीक है, गूगल आता है, जहाँ से हम प्राइमरी डेटा ले सकते हैं।
ठीक है। बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गए, ये सब सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि बुक्स और जर्नल वाले जो लोग होते हैं इन्होंने भी कहीं ना कहीं गूगल से, न्यूज़पेपर से या फिर न्यूज़ चैनल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। ठीक है। एंड न्यूज़ चैनल वाले क्या होते हैं, वो डायरेक्टली फील्ड में जाकर के डेटा कलेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी डेटा बोला जाता है। ठीक है। सो आई होप स्नोबॉल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अगेन यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम लोगों को फीचर्स की बात की गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है। पहला ऑप्शन है रिमूव्स पॉजिटिव अजम्पशंस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस। ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे सकारात्मक मान्यताओं और डेटा विश्लेषण को ये हटाता है। एक्सेप्ट्स प्री एग्जिस्टिंग कैटेगरीज। ठीक है। यानी कि जो पहले से मौजूद श्रेणियां हैं उनको ये एक्सेप्ट करता है, उनको ये स्वीकार करता है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कलेक्ट्स डेटा इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है। जो भी डेटा होता है उसको ये संख्यात्मक यानी कि नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3 इस तरह से नंबर्स के फॉर्मेट में डेटा को कलेक्ट करता है। नेक्स्ट है यूजेस द एम्पेरिकल मेथड ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है। सो डेटा एनालिसिस के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें एम्पेरिकल मेथड भी एक है। जिसमें बोला गया है कि ये डेटा एनालिसिस के लिए एम्पेरिकल मेथड को यूज़ करता है, एम्पेरिकल रिसर्च को यूज़ करता है। ठीक है। सो क्वालिटेटिव रिसर्च जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। कि ये पॉजिटिव असम्पशंस को रिमूव करता है एंड डेटा एनालिसिस को भी रिमूव करता है। इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी होते हैं जो कि आप लोग नोट कर लीजिए, मैं अभी बता रही हूँ। So qualitative research usually happens in natural and dynamic setting. ठीक है। natural and dynamic setting। ठीक है। यानी कि प्राकृतिक सेटिंग जो होती है ना कहीं पे भी, डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, जो समय के साथ बदलती रहे। ठीक है। तो इस तरह की सेटिंग्स जो होती हैं वो भी क्वालिटेटिव से बिलोंग करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट एनालाइजेस डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, जैसे कि इसमें टेक्स्ट आता है, इमेजेस, इंटरव्यू आंसर्स, ऑब्जर्वेशंस, ये सब चीज़ें भी आती हैं। ठीक है। इसमें नंबर्स यूज़ नहीं होते हैं। अगर नंबर की बात की गई है, ठीक है, अगर एग्जाम में आप लोगों से क्वालिटेटिव की जगह क्वांटिटेटिव पूछा होता तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होता। ठीक है। क्योंकि क्वांटिटेटिव जो है वो नंबर्स के साथ काम करता है। सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च आर पर्सनल एंड कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस परमिसिबल इन रिपोर्टिंग। ठीक है। सो पहला ऑप्शन है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है रिपोर्टिंग में किस प्रकार की शोध व्यक्तिगत और प्रासंगिक संदर्भ अनुमत है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च एंड सर्वे बेस्ड रिसर्च। ठीक है। सो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन दी गई है। किसकी डेफिनेशन है ये? एथनोग्राफिक रिसर्च की, यानी कि नृवंश विज्ञान अनुसंधान की। ठीक है। सो एथनोग्राफी इज अ क्वालिटेटिव मेथड। ये क्या होता है? ये क्वालिटेटिव मेथड होता है। ठीक है। फॉर डेटा कलेक्शन ऑफन यूज्ड इन सोशल एंड बिहेवियरल साइंस। सो जब भी हम लोग सोशल साइंस या फिर बिहेवियरल साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा आता है, एंड क्वालिटेटिव डेटा आता है इसका मतलब है एथनोग्राफिक रिसर्च की बात करते हैं। ठीक है। सो जो भी डेटा होता है वो यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू एंड इंटरव्यू के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। एंड डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन निकाला जाता है एक इंडिविजुअल फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है। सो एथनोग्राफिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इससे भी इसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो कौन कौन सी संभावनाएं हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एथनोग्राफिक से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए। सो ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं आप इनको नोट कर लीजिए। ठीक है। एंड अगर आप लोग हमारे पेड यूजर्स हो तो आप लोगों को ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्टडी मटेरियल में हर एक चीज़ पहले से आपको मिल जाएगी, एंड ये जो PDF है ये भी आप लोगों को एज इट इज़ ग्रुप में मिल जाएगी अगर आप लोग इसकी डिमांड करते हो। ठीक है। सो आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, एंड जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।